स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन होने वाली है IT सेक्टर के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग इस तरह की खबरें काफी सुन रहे हैं कि बड़ी जो टेक कंपनी है, फॉर एग्जांपल हियर फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा 11,000 लोगों को नौकरी से हटा चुकी है, ले ऑफ्स चल रही है। फेसबुक के बारे में हम लोगों ने सुना है, ट्विटर तो काफी चर्चा का विषय है। ट्विटर में भी कम से कम 3,000 से ज्यादा लोगों को पिंक स्लिप दी जा चुकी है। इनफैक्ट अभी जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस समय पे भी और भी ज्यादा लोग ले ऑफ हो सकते हैं। लेकिन हम लोग ये जानते हैं फेसबुक ट्विटर के बारे में क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग ऑब्जर्व करें इन जनरल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2022 में कितने ले ऑफ्स हो चुके हैं, बहुत सारी कंपनी से, केवल ट्विटर और फेसबुक नहीं है। अगर हम लोग बात करें किन कंपनीज ने हटाया नोटेबल 2022 यूएस टेक ले ऑफ्स, यहां पे आप देख सकते हो चिली पेपर 58 लोगों को हटा चुका है, जीब्रा 90 लोगों को, सेमा 750, कॉइनबेस जो क्रिप्टो करेंसी से डील करता है 1000 से भी ज्यादा लोगों को वो फायर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए अवांस्टे 224, कॉर्सेरा अनक्लियर नंबर नहीं पता है, सेल्सफोर्स 1000 से भी ऊपर, ट्विटर 3700, स्ट्राइप 1050, लिफ्ट जो उबर का कॉम्पिटिटर है 760 लोगों को वो हटा चुका है। बहुत ही लंबी लिस्ट है। व्हाट आई वांट टू टेल हियर इस 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स में टेक सेक्टर में, मैं कहूंगा आईटी सेक्टर में, टेक सेक्टर में बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग इंडियन सिनारियो के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि ये ले ऑफ्स हो क्यों रहे हैं। देखिए, कुछ मेन रीजन है इन ले ऑफ्स के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स में 2022 में बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है। क्यों हुआ है? इसके लिए एक मेजर रीजन है पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो हुआ वो एक बहुत बड़ा रीजन है। कोविड-19 पैंडेमिक में आईटी सेक्टर में एक बूम देखा, क्योंकि देखिए लॉकडाउन हुआ था तो यहां पे आईटी सेक्टर ने काफी बूम किया। 2020-2021 में हम लोगों ने देखा कि कैसे टेक सेक्टर, आईटी सेक्टर के शेयर्स कंटिन्यूसली सोर हो रहे थे, दे वर स्काई रॉकेटिंग कंटिन्यूसली, यानी कि डिमांड आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा थी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। और इसीलिए इन कंपनीज ने बहुत ज्यादा हायरिंग की 2020-2021 में, बहुत सारे लोगों को हायर कर दिया, घर से काम करें, वर्क फ्रॉम होम दे दिया, गिग वर्कर्स को हायर कर दिया, यानी कि हायरिंग काफी ज्यादा हो गई थी। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है, अब प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं कि 2022 की शुरुआत से ही, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी है। जियोपॉलिटिकल लेवल पे देयर इज टर्मोइल गोइंग ऑन। इसके अलावा अगर हम लोग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो महंगाई काफी बढ़ी हुई है, फ्यूल के कॉस्ट बढ़े हुए हैं, फूड के कॉस्ट बढ़े हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर। इसके अलावा देयर इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन हम लोग कह सकते हैं, महंगाई क्यों बढ़ रही है? कनेक्टेड टू पैंडेमिक ऑल्सो, कनेक्टेड टू दिस वॉर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक के दौरान पैसा मार्केट में पंप इन किया गया, अब उस पैसे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो सेंट्रल बैंक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल रिजर्व हो, वो सारी इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो इन्फ्लेशन को फाइट करना चाहते हैं। इसलिए इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है, राइट? अगर महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब आपके प्रॉफिट्स घट रहे हैं। और अभी ऑलरेडी एक ग्लोबल स्लोडाउन की बातें चल रही है, एक ग्लोबल लेवल रिसेशन की बातें चल रही है। कई सारे लोगों ने इसके ऊपर एक हाईलाइट जरूर किया हुआ है कि आने वाले समय में रिसेशन आ सकता है। और अगर रिसेशन आ रहा है इसका मतलब आपकी रेवेन्यू कम हो रही है, आपके प्रॉफिट कम हो रहे हैं। अगर आपके प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जो कैपिटलिस्ट कंपनीज है, टेक कंपनीज है, वो क्या करेंगे? कॉस्ट कटिंग करेंगी। सबसे बेस्ट इफेक्टिव कॉस्ट कटिंग मेथड क्या है? लोगों को हटा दो। वही चल रहा है, मास लेऑफ्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये क्यों है। यू डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज मास लेऑफ गोइंग ऑन इन यूनाइटेड स्टेट्स एटलीस्ट, यानी कि यूएस की सिलिकॉन वैली में बहुत सारे लोगों के जॉब जा चुके हैं। अब आप अगर सोच रहे हैं सर ठीक है यूएस में हो रहा है, मैं क्या करूं, मतलब उतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो मैं कहूंगा सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा निर्भर है ऑन द इंटरनेशनल आईटी सेक्टर इटसेल्फ। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है वहां हो रहा है लेकिन मुझे कोई खतरा है क्या, आज हमारी डिस्कशन उसी पे होने वाली है। इनफैक्ट हमारे आज के दो बड़े जो सवाल है, पहला सवाल है विल देयर बी अ ले ऑफ इन इंडियन सिलिकॉन वैली ऑल्सो, यानी कि इंडियन आईटी सेक्टर में क्या लोगों के जॉब जाने वाले हैं? इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और एक और सवाल उठाने वाले हैं इन द लेटर हाफ, सेकेंड हाफ में हम लोग दूसरा सवाल उठाने वाले हैं कि इज इंडियन सेक्टर, इंडियन आईटी सेक्टर फीलिंग, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले। इनफैक्ट मेंस के दृष्टिकोण से मैं कहूंगा दिस वुड बी मच मोर इंपॉर्टेंट, राइट? अगर हम लोग
इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आपको इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि क्या इंडियन आईटी सेक्टर में भी जॉब जाएंगे, क्योंकि अगर यूएस में जा रहे हैं तो शायद इंडिया में भी कट ऑफ हो सकते हैं। इसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ इंडियन आईटी सेक्टर का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले व्हेन डिस्कसिंग दी सेकेंड क्वेश्चन। तो ये रहेगा हमारी आज की डिस्कशन का एजेंडा। इन दोनों सवालों के जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंडियन आईटी सेक्टर के बारे में जान के मैं कहूंगा थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी नोट बहुत जरूरी है अबाउट द इंडियन आईटी सेक्टर। वी ऑल नो इंडियन आईटी सेक्टर इज अ जायंट। पिछले 20-22 सालों में मैं कहूंगा सन 2000 से पिछले 20-22 सालों में काफी ग्रोथ कर चुका है इंडियन आईटी सेक्टर। अगर हम लोग आज इंडियन आईटी सेक्टर की बात करें, सर्विसेज सेक्टर के अंडर आता है आईटी सेक्टर। इट कंट्रीब्यूट्स टू 9.3% ऑफ इंडिया जीडीपी। ऑलमोस्ट 10% आप पकड़ सकते हो, 9.3%, ह्यूज चंक टुवर्ड्स इंडिया जीडीपी। इसके अलावा अगर हम लोग पूरे विश्व के मार्केट की बात करें, इन द वर्ल्ड मार्केट इंडियन आईटी सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 56% ऑफ द आउटसोर्सिंग मार्केट। यानी कि हमारे यहाँ पे आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, आउटसोर्स काम है, बाहर वालों का काम हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यूसली, आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी दे रहे हैं। दैट मीन्स 56% मार्केट हमारा ये। इसके अलावा दूसरी कंपनीज भी है, जैसे दूसरी कंट्रीज में कहूंगा फिलीपींस इज वन ऑफ दी सेंटर्स, सम अदर कंट्रीज आर आल्सो सेंटर्स, लेकिन इंडिया का बहुत बड़ा एक मेजर चंक है। यानी कि हम लोग आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इन आईटी सर्विसेज से या फिर आईटी एक्सपोर्ट से हम लोग कितना कमाते हैं, ये कहा जाता है कि इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स दे गार्नर अप्रोक्सीमेटली $100 बिलियन रेवेन्यू, सालाना $100 बिलियन रेवेन्यू, राइट। तो सोचिएगा मार्केट कितना होगा, बिजनेस कितना चल रहा है। इसके अलावा नौकरी देते हैं इंडियन आईटी सेक्टर क्लोज टू 2 मिलियन पीपल, यानी कि 20 लाख लोगों को नौकरी देता है ये सेक्टर। इसके अलावा इट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग सेक्टर। अभी हम लोग बात करें इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अराउंड $350 बिलियन। बड़ी बड़ी कंपनीज है हमारे पास, इंडियन कंपनीज, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, अलग अलग कंपनी से इंडिया में मार्केट कैप काफी हाई है। इनफैक्ट जस्ट टू गिव यू अ रिप्रेजेंटेटिव आइडिया, इंडिया का जो सबसे बड़ा टेक जायंट है या फिर आईटी जायंट है, मैं कहूंगा टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी अलोन, इट इज मोर वैल्यूएबल देन आईबीएम इटसेल्फ। आईबीएम से भी बड़ा है टीसीएस इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, ठीक है। तो ये हमारा सेक्टर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडियन सेक्टर की, मैंने कहा पिछले 20-22 सालों में काफी ग्रो हुआ है। अब ये क्यों हुआ है, व्हाई इट हैज ग्रोन, हाउ इट हैज ग्रोन, कुछ रीजन है इसके लिए। ऑफ कोर्स इसके लिए मैं कहूंगा Y2K का, यानी कि 2000 का मिलेनियल्स, Y2K सन 2000 को टर्म दिया गया था Y2K। Y2K मतलब 2000 का जो टेक बूम था उसकी वजह से, क्योंकि डिमांड काफी बढ़ी। अब यहां पे मैं आपको शॉर्ट में लिख सकता हूं, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन, या फिर डिजिटाइजेशन हो चुका है हमारी इकोनॉमी का स्लोली एंड स्टडीली, जिसकी शुरुआत हुई थी 2000 में और इंडिया ने इसे काफी बेनिफिट्स रीप किए। पिछले 20 सालों में हम लोगों ने काफी ग्रो किया हमारा आईटी सेक्टर। इसके अलावा हमारे पास वर्कफोर्स की भी अवेलेबिलिटी है, जैसे कि स्टेम ग्रेजुएट्स, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट्स हमारे पास काफी निकले कंटिन्यूसली, और इन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए डिमांड थी इन दिस आईटी सेक्टर। इसके अलावा सरकार की काफी इनिशिएटिव्स थे, जहां जहां सेंटर्स बने हैं। अगर हम लोग आईटी हब्स की बात करें इंडिया में, सबसे प्राइम जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है इंडिया का, दैट इज बेंगलुरु। अगर बेंगलुरु की आप बात करें सन 2000 के आसपास, उस समय आई थिंक चीफ मिनिस्टर वाज एसएम कृष्णा, दे इनवाइटेड पीपल कि आइए बेंगलुरु में आइए, आप अपनी कंपनी सेटअप कीजिए, आपको यहाँ पे हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे, आपको इंसेंटिव्स देंगे, आप अपनी कंपनीज ओपन कीजिए, हमारे बंदों को हायर कीजिए, हमारे पास बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो इस तरह का एक रेड कारपेट दे दिया टू दी आईटी सेक्टर्स फ्रॉम आउटसाइड। इसीलिए आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी शुरुआती दौर में बेंगलुरु। अब हम लोग हैदराबाद की बात कर सकते हैं, चेन्नई की बात कर सकते हैं, मुंबई पुणे की बात कर सकते हैं, दिल्ली में नोएडा इज अ सेंटर। इसके अलावा आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कोलकाता एज वन ऑफ द सेंटर्स ऑल्सो। तो बहुत सारी सिटीज में हम लोग ये हब्स बना चुके हैं। अभी धीरे धीरे हम लोग टीयर 2 सिटीज में भी जा रहे हैं, जैसे कि आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ बैंगलोर के बगल में मैसूरू है, अभी हुबली धारवाड़ इन कर्नाटका भी चल रहा है, इंदौर इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जहां पे धीरे धीरे आईटी सेक्टर को हम लोग बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स काफी थी, इसलिए भी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे आईटी सेक्टर का, वो है ये कि बीपीओ, राइट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और कंसल्टेंसी मॉडल ऑफ आईटी सेक्टर हम लोगों ने डेवलप किया। यानी कि हम लोग बेसिकली जो बाहर वाली कंपनीज थी, जैसे कि यूएस की कंपनीज, यूरोपियन यूनियन की कंपनीज जो थी, जो टेक कंपनीज है उनकी, उन्हें हम लोग सपोर्ट देने लगे। उनका काम जो था वो लोग इंडिया में आउटसोर्स करने लगे। क्यों? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द लेबर कॉस्ट। यस, दैट इज फॉर श्योर।
अब इन रीजंस की वजह से हम लोगों ने देखा कि कंटिन्यूअसली हमारा जो आईटी सेक्टर बूम हुआ है पिछले 20 सालों में, कुछ इंपॉर्टेंट हब्स बने। तो ये तो ओवरव्यू था, राइट। अब चलते हैं सवाल के ऊपर। सवाल ये है कि सर पिछले 20-22 सालों में आपने बताया कि काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, काफी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। इसका एक टेस्टिमनी बताता हूं आपको। सिंपल सा एक सर्च कर दीजिएगा कि हमारी जो कंपनी, जैसे टेक एग्जांपल टीसीएस और इन्फोसिस, और इनका शेयर कितना था से 2002 में और आज कितना है उसको देखोगे आप, पता चलेगा पिछले 20 सालों में कितनी ज्यादा इनकी ग्रोथ हुई। अब सवाल यह है कि यूएस में ले ऑफ चल रहे हैं सर, क्या हमारे यहां पे भी ले ऑफ्स होगा? कैन यूएस रिसेशन इट स्लैम ब्रेक्स ऑन इंडियन आईटी सेक्टर ऑल्सो, जो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग है उसके ऊपर भी एक इफेक्ट हो सकता है क्या? अभी फिलहाल के लिए मैं कहूंगा मे बी नॉट, राइट। वाई? बिकॉज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई आई एम टेलिंग दिस। मे बी नॉट, हमारे यहाँ पे ज्यादा ले ऑफ्स शायद ना हो, एटलीस्ट नाउ, एटलीस्ट इन दिस फिस्कल ले ऑफ्स ज्यादा ना हो। लेकिन इस रिसेशन का, इस स्लोडाउन का इंपैक्ट हमारे ऊपर जरूर रहेगा। बट डिस्पाइट ऑल दिस, इंडियन आईटी सेक्टर इज क्वाइट रोबस्ट, राइट। अब ये बताया जा रहा है कि इंडियन आईटी सेक्टर का इस साल का, इस क्वार्टर का, इस साल में 2 क्वार्टर हो चुके हैं, इन दोनों क्वार्टर्स में भी ग्रोथ रजिस्टर की है। टॉप 3 कंपनीज, इन्फोसिस हो गया, विप्रो, टीसीएस, हाल ही में टीसीएस के भी नंबर्स आए। ऑफ कोर्स ग्रोथ जरूर बताए, ग्रोथ रेट स्लो हो सकती है बट पॉजिटिव ग्रोथ है। इसके अलावा हमारी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ बताई जाती है ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर, इट इज गोइंग टू ग्रो फ्रॉम 6.96 टू 19.93 मार्केट साइज, आईटी इंडस्ट्री प्योरली, राइट, इंडियन आईटी इंडस्ट्री। इतना ग्रोथ सेक्टर बताया जा रहा है, ग्रोथ ऑफ द इंडियन आईटी एंड बिजनेस सर्विस मार्केट साइज, ह्यूज ग्रोथ, दैट्स द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। इसके अलावा हमारा ग्लोबल फुटप्रिंट है और हमारा जो मार्केट है, आईटी के मार्केट, इट इज डाइवर्सिफाइड, इट इज नॉट जस्ट यूएस के क्लाइंट्स हैं, यूरोपियन यूनियन के तो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं, दूसरी कंट्रीज के भी क्लाइंट्स हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मैंने आपको बताया इन टर्म्स ऑफ द वर्कफोर्स, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, वी हैव वैरायटी ऑफ वर्कर्स, सैलरीज आर लो, राइट, दैट इज व्हाई वी बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव। साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी काफी ज्यादा सपोर्ट है, इसलिए इट माइट नॉट हैपन एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। अब इसके आसार कैसे दिखाए जाए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगेन मैंने आपको बताया, विल देयर बी ले ऑफ्स? पॉसिबली नॉट। व्हाई आई एम टेलिंग दिस? क्योंकि यस, इंपैक्ट तो हुआ है एटलीस्ट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। अब क्यों? हमारे पास अभी तक ले ऑफ्स स्टार्ट नहीं हुए। आपने देखा कि यूएस में मेटा ने हटा दिया, ट्विटर ने हटा दिया, दूसरी कंपनीज ने हटा दिया, लेकिन इंडिया में ले ऑफ्स नहीं शुरू है। ऑल्दो हायरिंग के ऊपर एक फ्रीज जरूर लगा हुआ है, हायरिंग के नंबर जरूर डाउन हुए हैं, राइट। अब आप देख सकते हो यहां पे विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, जो इन्होंने इस साल के फ्रेशर्स को जो ऑफर लेटर इन्होंने रोल आउट किया था, उसके ऊपर रोक जरूर लगी हुई है, यानी कि जो नई हायरिंग हुई थी उसके ऊपर एक स्टॉप लगी हुई है। इसके अलावा जो दूसरी हायरिंग्स हो रही थी, लैटरल हायरिंग भी हो, दूसरी हायरिंग भी हो, उसके ऊपर एक रोक जरूर लगी हुई है। इनफैक्ट अगर हम लोग अभी के क्लोज के नंबर्स देखें, आप जानते हैं कि इस फिस्कल में दो क्वार्टर हो चुके हैं, जैसे अप्रैल, मई, जून पहला क्वार्टर हो चुका है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 2 क्वार्टर हो चुके हैं। तो Q2 का जो क्वार्टर 2 का डेटा है वो हमारे पास आ चुका है अभी। जो बड़ी कंपनी से इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, इन लोगों ने मिलकर क्वार्टर टू में 28,000 एम्प्लॉइज को हायर किया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फायरिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेऑफ्स, मैं आपको बता रहा हूं कि इन लोगों ने हायर किया है। दे हैव हायर्ड 28,000 पीपल ड्यूरिंग Q2 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। अगेन ये नंबर्स कम है इन कंपैरिजन टू Q1, यानी कि Q1 में अप्रैल में जून के दौरान यही नंबर था 52,000 के आसपास, 52,000 के आसपास। नाउ इट हैज कम डाउन टू 28,000। इसका मतलब क्या है? हायरिंग में एक कटौती जरूर हो चुकी है। नाउ इसका ये तो इंपैक्ट आपको पता चल ही रहा है। क्यों? क्योंकि नाउ वी आर एंटिसिपेटिंग व्हाट, कि हमारा जो क्लाइंट है यूएस का, शायद अगले प्रोजेक्ट में वो उनकी कॉस्ट कटिंग करे। अगर वहां पे कॉस्ट कटिंग होगी तो हमें भी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, इजंट इट? सेम अप्लाइज फॉर यूरोपियन यूनियन प्लेयर्स ऑल्सो। अब आने वाले समय में यूरोप के ऊपर ही एक खतरा मंडरा रहा है, यूरोपियन यूनियन के ऊपर विंटर आ रहा है, उनकी एनर्जी के रेट्स यानी कि फ्यूल के रेट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो आगे आने वाले समय में वो भी शायद कटौती करें उनके प्रोजेक्ट्स में, प्रोजेक्ट कॉस्ट में, तो उसका इंपैक्ट इंडियन कंपनीज पे होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने हायरिंग अभी कम कर दिए। ले ऑफ्स हैव नॉट स्टार्टेड इन इंडिया एंड परहैप्स इन अनदर क्वार्टर और 2 अगर रिसेशन या फिर स्लो डाउन हम लोग कह सकते हैं, अगर धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी, देन वी माइट अगेन गो अपवर्ड, वी माइट अगेन स्टार्ट द अपवर्ड ट्रेंड, राइट? दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी ज्यादा हायरिंग अभी हो भी क्यों रही है, राइट नाउ आपने बताया कि 52,000 नंबर था, अभी ये 28,000 है।
स्लो डाउन की बात चल रही है, रिसेशन की बात करी, इसके बावजूद हायरिंग चल रही है, तो आने वाले क्वार्टर में शायद ये 28,000 से भी और नंबर्स कम हो, राइट। बट अगेन ले ऑफ्स मे नॉट हैपन। बट ये नंबर्स क्यों हैं? ये नंबर्स हैं बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एट्रिशन, राइट। एट्रिशन मतलब इंडिया में एट्रिशन रेट, लोगों की जॉब छोड़ने की जो रेट है वही ऑलरेडी हाई है। इन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, एट्रिशन रेट इन इंडिया इज इन जनरल, मैं कहूंगा अप्रोक्सीमेट नंबर्स आपको मिलेंगे 15 to 20%, यानी कि अगर 100 एम्प्लॉइज है उसमें से सालाना 15 से 20% लोग ऐसे ही जॉब छोड़ देते हैं, शिफ्ट करते हैं, कहीं और चले जाते हैं। इसकी वजह से न्यू हायरिंग होती रहती है। तो अभी फिलहाल द हायरिंग हैज कम डाउन, द लेऑफ्स हैव नॉट स्टार्टेड। इसीलिए मैंने शुरुआत में, डिस्कशन की शुरुआत में बताया, विल देयर बी लेऑफ्स इन इंडिया सिलिकॉन वैली? परहैप्स नॉट, ऑल्दो टाइम्स आर गोइंग टू बी टफ फॉर श्योर, राइट। तो ये था डिस्कशन हमारा पहले सवाल के बारे में, लेऑफ के बारे में। अब लेट अस हैव अ मैक्रो डिस्कशन अबाउट इज इंडियन आईटी सेक्टर फेलिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंडियन आईटी सेक्टर। चलिए, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप इच्छा रखते हैं कि आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं, देन स्टडी आईक्यू इज अ स्टॉप फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। हमारा फाउंडेशन बैच 9 शुरू हो रहा है 30 नवंबर से। मैं कहूंगा दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर जनरल स्टडीज बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। ये पूरा प्रोग्राम आपको मिलेगा 19,000 में, 18,999 में। लेकिन अगर आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए तो यू टू यूज माई कोड राहुल लाइव। हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, जस्ट गो टू अवर वेबसाइट studyIQ.com, या फिर ऐप डाउनलोड कीजिए। आपके पास मोबाइल तो होगा, मोबाइल में जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, StudyIQ सर्च कीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। यू विल गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को हम लोगों ने ऐसे डिजाइन किया है कि अगले 1.5 सालों में, स्पेशली मैं कहूंगा 2024 की जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही क्लासिक प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि अगले 1.5 सालों में यू विल बी रेडी फॉर योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इवन इंटरव्यू। सो डू गो टू आवर वेबसाइट, चेक इट आउट एंड एनरोल फॉर द कोर्स एज सून एज पॉसिबल। जल्द से जल्द एनरोल कीजिएगा। चलिए, लेट्स मूव ऑन। अब चलते हैं दूसरे सवाल। मैंने दूसरा सवाल पूछा था आपसे, इज इंडियन आईटी सेक्टर फेलिंग। अब ये सवाल क्यों है? फेलिंग का मतलब है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यानी कि दूरदृष्टि से हम लोग कह रहे हैं कि या इंडियन आईटी सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? यस, मे बी कुछ प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। अब इस प्रॉब्लम को अगर समझना है, एक सिंपल सा सवाल आपको पूछ देता हूं, why has India failed to create tech giants like Google, Apple, Facebook, etc. in India? यानी कि पिछले 20 सालों में हम लोग ऐसी बड़ी टेक कंपनीज अभी तक क्यों नहीं बना पाए हैं? अगर नहीं बना पाए हैं, इज इट अ फेलियर, इज इट अ प्रॉब्लम? क्योंकि हमें अल्टीमेटली उस दिशा में जाने की जरूरत है, और उस दृष्टिकोण से इज इंडियन आईटी सेक्टर फेलिंग? परहैप्स, मे बी वी हैव टू चेंज द कोर्स। अब सवाल उठता है, क्यों ये चीजें हो रही हैं? वाई वी हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट सच बिग कंपनीज, ऐसी बड़ी कंपनीज हम लोग बना क्यों नहीं पाए हैं? कुछ रीजन है इसके लिए, कुछ रीजन है। सबसे पहला और बड़ा रीजन मैं कहूंगा लैक ऑफ इनोवेशन प्लस लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। लैक ऑफ इनोवेशन में कहूंगा R&D, राइट, स्पेशली आईटी सेक्टर में, और दूसरा है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इन दोनों चीजों की वजह से हम लोग स्केल अप नहीं कर पाए। जनरली जब भी हम लोग माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की बात करते हैं, हम कहते हैं कि दे आर दी बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लेकिन हमें यह जानने की जरूरत है, माइक्रो से, स्मॉल से मीडियम, फिर लार्ज कंपनी बनने की जरूरत है। अगर ये नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम जरूर चल रही है, इजंट इट? अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप तो अभी चल रहा है। मैं कहूंगा पिछले 4-5 सालों से there has been a development in culture of entrepreneurship, स्पेशली अगर हम लोग बात करें इंडिया में स्टार्टअप कैपिटल की बात करते हैं। बेंगलुरु हैज बिकम द स्टार्टअप कैपिटल, जहां पे हम लोगों ने बहुत सारे यूनिकॉर्न्स बनाए हैं। लेकिन अभी भी हम लोग वो बड़े जो टेक कंपनी से उनसे काफी दूर है। ऑल्दो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, दूसरी चीजों की बात करें, कंपेरेबल लेवल पहुंचे, लेकिन अभी भी इन टर्म्स ऑफ बिग टेक उस स्तर पे नहीं पहुंचे हम लोग। इसके लिए एक और प्रॉब्लम है हमारी निर्भरता ऑन इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स। इंडिया में 80% जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आते हैं वो इंपोर्टेड ही आते हैं। बहुत ही सैड सी चीज है, इनफैक्ट जिस चीज पे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो दिस इज दी मैक्सा पैन, कहां से आया है? मतलब चाइनीज कंपनी, राइट। जो कैमरा है पैनासोनिक, नॉट जापानीज होगा, राइट। कैमरा कहां से? पैनासोनिक, जापानीज है। जो डेस्कटॉप पड़ा हुआ है दैट इज लेनोवो, राइट। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स असेंबल शायद इंडिया में हुआ होगा, बट बहुत सारे पार्ट्स बाहर से आए होंगे। आपको यहाँ यहीं पे मैं आपको इतने सारे एग्जांपल बता रहा हूँ कि इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता है। यहाँ पे हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। इसके अलावा
एक और प्रॉब्लम भी है, जो एडवांटेज मैंने आपको बताया था, बहुत सारे स्टेम ग्रेजुएट्स निकलते हैं लेकिन उन स्टेम ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी काफी लो है। अगर हम लोग बात करें इंडिया में इंजीनियरिंग और टेक ग्रेजुएट्स कितने निकलते हैं सालाना, मैं कहूंगा कितने इंजीनियरिंग, हमारे पास 4000 इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे। अगर सभी का इनटेक हम लोग 1000 भी पकड़ ले तो 40 लाख के आसपास एडमिशन्स, अगर 50% भी पकड़ ले, मैं कहूंगा 10 से 15 लाख इंजीनियर्स तो निकलते ही निकलते होंगे आराम से सालाना, 10 to 15 लाख इंजीनियर्स। सवाल ये उठता है कितने एम्प्लॉयबल है। अलग अलग रिपोर्ट्स बता चुकी है कि इंडिया के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अगर 100 ग्रेजुएट्स निकलते हैं तो केवल 5 ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल हैं, जिनके पास एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल्स है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके अलावा ये जो लोग आ रहे हैं, ये जो स्टेम ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, उनकी जो एंट्री लेवल सैलरी है अभी भी इट इज वेरी वेरी लो। इनफैक्ट मैं अपना खुद का एग्जांपल ले सकता हूं, मुझे याद है आई थिंक ऑलमोस्ट 10-11 साल हो चुके हैं। आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस आईटी सेक्टर, राइट। आईटी सेक्टर में मेरी एंट्री लेवल सैलरी कितनी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3.3 था मेरा सीटीसी, राइट। और आज भी एंट्री लेवल पे वही होगा, आई एम क्वाइट श्योर, ऑल्दो आई हैव नॉट स्पोकन टू पीपल, बट जो लोग कॉलेज से कैंपस सिलेक्शन होकर जा रहे हैं एंट्री लेवल पे, एसोसिएट या फिर असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लेवल पे, आई एम क्वाइट श्योर उसी रेंज में होगा, क्योंकि एंट्री लेवल सैलरीज अभी भी उतनी ही है, राइट। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर का फिनोमेना कुछ इस तरह से हो चुका है कि एंट्री लेवल सैलरी आप कम रखिए, ग्रेजुएट्स अगर एम्प्लॉयबल नहीं है तो मैं उन्हें ट्रेन करूंगा किस चीज के लिए। ये एक बहुत ही पेजोरेटिव टर्म यूज किया जाता है फॉर इंडियन आईटी सेक्टर, जहां पे ये कहा जाता है हमारे पास इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, स्पेशली स्टेम ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल नहीं है, तो मैं उन्हें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दूंगा, ट्रेनिंग देकर आई विल क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज साइबर कूलीज। तो इंडिया में इंडियन आईटी सेक्टर का जो मेन प्रॉब्लम है वो है क्रिएशन ऑफ साइबर कूलीज रैदर देन साइबर डेवलपर्स। इसीलिए हम लोग वो डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड कंपनी, टेक कंपनी नहीं बना पाए, क्योंकि अभी भी हम लोग उसी आउटसोर्सिंग मॉडल में, कंसल्टेंसी मॉडल में रह चुके हैं, जहां पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी स्ट्रक्चर को हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। आज भी हम लोग मेजरली एक आउटसोर्सिंग लेड आईटी सेक्टर है, जिसे बदलने की जरूरत है। दैट मीन्स वी आर नॉट क्रिएटिंग साइबर डेवलपर्स, वी आर रादर क्रिएटिंग साइबर कूलीज। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगता है अगेंस्ट इंडियन आईटी सेक्टर। इसके अलावा जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, मैं कहूंगा 5% जो ग्रेजुएट्स हैं एम्प्लॉयबल है, वो इंडिया में नहीं रहते। देयर इज अ ब्रेन ड्रेन फ्रॉम इंडिया, और इसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। अब इसके लिए मुझे आपको उदाहरण देने की जरूरत नहीं, राइट। ट्विटर के जो सीईओ था पराग अग्रवाल, राइट, पराग अग्रवाल वाज देयर, अभी सुंदर पिचाई, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो यार। बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज है उन्हीं को हेड कर रहे हैं इंडियन ओरिजिन पीपल, राइट। यानी कि इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इंडिया से टैलेंट बाहर जा रहा है, और ये जो हमारा मॉडल है, इस मॉडल को कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। दैट इज वाई परहैप्स मे बी आवर आईटी सेक्टर is not developing at the same rate. That is why we are calling maybe it is failing. इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम है अनसर्टन इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑल्सो। अब ये हम लोगों ने देखा स्पेशली ड्यूरिंग दी ट्रम्प एरा, राइट। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रम्प ने यही किया कि हमारी सारी नौकरियां ये लोग ले रहे हैं, जो इंडिया में यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी है वो लोग H1B वीजा लेकर वहां पे निकल रहे हैं, वहीं पे सेटल हो रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो ट्रम्प ने क्या कहा था? अमेरिका फॉर अमेरिकन, वी विल क्रिएट अमेरिकन जॉब्स। तो कुछ इस तरह की अगर चीज हो गई कि आज वो लोग इंडिया के ऊपर निर्भर है फॉर आउटसोर्सिंग, कल को अगर उन्होंने दूसरा मार्केट ढूंढ लिया, राइट, कल को उन्होंने अपनी पॉलिसीज बदली, तो हमारे आईटी सेक्टर का क्या होगा? वी नीड टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। दैट इज वाई फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, राइट, एक दूरदृष्टि के एंगल से आईटी सेक्टर में बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। और ये कब आएगा? जब हम लोग इस सवाल का जवाब देंगे, When will India create tech giants like these companies? अब ऐसा नहीं कि इन्हीं का टेम्पलेट मुझे डेवलप करने की जरूरत है। अब आप पूछोगे सर ये तो सारी यूएस की कंपनीज है, तो किसी और ने बनाया है क्या? आई कैन गिव एग्जांपल, अगेन वी कैन टॉक अबाउट चाइना दो, राइट। चाइना की बात कर सकते हैं। अब चाइना में अगेन लेट अस नॉट कंपेयर इंडिया चाइना पॉलिटिकली, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेक डोमेन, जैसे एक तरफ यूएस में मैं कहूंगा अमेजन है, लेकिन चाइना में आपको क्या मिलेगा? चाइना में यू हैव द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ अलीबाबा। चाइना की अलीबाबा है, चाइना की टेंसेंट कंपनी, चाइना ने खुद का ट्विटर बनाया, चाइना ने खुद का फेसबुक बनाया, बाइडू एटसेट्रा, राइट, उन्होंने खुद का जीपीएस सिस्टम बनाया। हम भी उस तरफ मूव हो रहे हैं, बट अगेन द मूवमेंट इज वेरी स्लो, एंड दैट इज व्हाई परहैप्स वी आर रेजिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें
अमेरिका को फॉलो करने की जरूरत है, फिर चाइना को फॉलो करने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने खुद के बड़े टेक कंपनीज बनाने की जरूरत है। और अगर इफ यू आर नॉट एबल टू शिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम द मॉडल, फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने बड़ी कंपनीज की बात की, इन्फोसिस की बात करी, टीसीएस की बात करी, तो मेजरली आपका मॉडल है आउटसोर्सिंग का मॉडल है, राइट? योर मॉडल इज आउटसोर्सिंग कंसल्टेंसी, बट आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास रेवेन्यू है, देन यू कैन अक्वायर टेक कंपनीज, छोटी छोटी टेक कंपनीज को अक्वायर कर कर यू कैन स्टार्ट अ जर्नी टुवर्ड्स दैट। परहैप्स मैं कह सकता हूं इंडियन आईटी सेक्टर में इसकी कहीं ना कहीं एक शुरुआत भी हो चुकी है। सो वी हैव अंडरस्टूड द फ्लॉज। देखते हैं कि आने वाले समय में व्हेनेवर वी डू दिस, वी कैन से दैट इंडियाज आईटी सेक्टर इज मूविंग फॉरवर्ड एंड इट इज गोइंग टू ग्रो इन लीप्स एंड बाउंड्स गोइंग इनटू फ्यूचर। बट अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर सोचने की जरूरत है, राइट? दैट्स द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, राइट? तो दोनों सवालों के जवाब हमें मिल चुके हैं। एक सवाल का जवाब है मे बी नॉट, एक सवाल का जवाब है मे बी यस। ऑलराइट, डू लेट मी नो योर थिंकिंग अबाउट दिस कि इंडियन आईटी सेक्टर किस दिशा में मूव हो रहा है, क्या बदलाव लाने की जरूरत है? कोई आइडिया है कमेंट सेक्शन में, यू कैन नोट डाउन फॉर योर आंसर राइटिंग फॉर श्योर। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। जब भी कोई अपडेट आएगी, कोई खबर आएगी, तो हम लोग इस चीज के ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @Rahul Sai 22। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।